सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म देखा था, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का क्या होता है, यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का, जो सेकेंड स्टेप होता है सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, और उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन का जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपने क्या देखा था, मैंने उसमें जो है नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में किस प्रकार के सब्सटेंस का जो है रीएब्सॉर्प्शन होता है, पुनः अवशोषण होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पार्ट में किस प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस का एक्टिवली और पैसिवली मतलब सक्रिय रूप से और निष्क्रिय रूप से क्या होता है, यहाँ पे पुनः अवशोषण होता है। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि लूप ऑफ हेनले और डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंसेस का रीएब्सॉर्प्शन हुआ था। उसी पे बेस्ड जो भी उसी पे आधारित जो भी स्टेटमेंट है उसे हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और उस सेकेंड सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन के मेथड को स्टडी करने के साथ साथ हम यूरिन फॉर्मेशन के थर्ड प्रोसेस, जिसे हम ट्यूबुलर सिक्रेशन या नलिकीय प्रकार का स्त्रावन कहते हैं, हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। यहां पर दिया हुआ है सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। आपको पता है कि सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहा जाता है चयनात्मक पुनः अवशोषण। क्या कहते हैं इसे चयनात्मक पुनः अवशोषण कहते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि सबसे पहले कि इस रीएब्सॉर्प्शन की डिस्कवरी किसने की थी, इसे खोजा किसने था। मैंने कहा रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रिचार्ड। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था रिचार्ड। और रिचार्ड ने ही क्या किया था, मैंने कहा रिचार्ड नामक साइंटिस्ट ने ही इस रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस की डिस्कवरी की थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि वो सारा कंटेंट जो कि ब्लड का, वो कंटेंट जो कि आर्टेरियोल जो होता है मतलब अफेरेंट आर्टेरियोल जो होता है उससे जो है फ्लो होता है, पास होता है और कहां पे पहुंचता है, मैंने कहा ग्लोमेरुलर कैपिलरी के बाद जो वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से क्षरण करके बोमन्स कैप्सूल के इनर वॉल पे एक्यूमुलेट होता है या फिर जमा हो जाता है, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं या फिर ये जो है लाभदायक सब्सटेंसेस होते हैं। इसीलिए इसका क्या आवश्यक है, इसीलिए इस सभी प्रकार के यूजफुल सब्सटेंसेस का पुनः अवशोषण और रीएब्सॉर्प्शन क्या है, रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पर स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है इस सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन के बारे में कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस एंड दस देयर रीएब्सॉर्प्शन इज द रिक्वायर्ड। इसीलिए उनका क्या आवश्यक है, मैंने कहा उनका पुनः अवशोषण आवश्यक होता है। व्हेन फिल्ट्रेट पास थ्रू द अदर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रीएब्सॉर्प्शन टेक प्लेस। यहां पर गिवन है कि जब ये सारी जो सब्सटेंसेस हैं जो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होता है, तो जब ये नेफ्रॉन के अदर पार्ट से क्या होता है, पास होता है, गुजरता है, तो वहां पर अलग अलग जगह उसका क्या होने वाला है, मैंने कहा उसका जो है रीएब्सॉर्प्शन या फिर पुनः अवशोषण होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट गिवन है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि मैंने आपको एक डायग्राम प्रोवाइड किया था। उस डायग्राम में मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो बिल्कुल जस्ट सिमिलर होता है ब्लड प्लाज्मा के, लेकिन बस डिफरेंस कहां होता है,
मैंने कहा यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा या फिर ब्लड में पाए जाने वाले जो हायर मॉलिक्यूलर वेट के जो सब्सटेंसेस होते हैं बस वो फिल्टर या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है उससे छन कर नीचे नहीं आते हैं और नेफ्रिक फिल्ट्रेट के वो पार्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि फिल्ट्रेट, दिस टाइप ऑफ फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। आइसोटोनिक को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है समपरासरी। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है समपरासरी। समपरासरी होता है ब्लड प्लाज्मा के। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंपोजिशन ऑफ वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, सॉल्ट एंड द एमाइनो एसिड इज सिमिलर टू द ब्लड। अब इसमें पाया जाने वाला, इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पाया जाने वाला जो वाटर का कंपोजिशन है, मतलब वाटर है, यूरिया है, ग्लूकोज है, अलग अलग प्रकार के लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं और इसके साथ साथ एमाइनो एसिड, ठीक है, ये सभी प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? मैंने कहा इस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं और यही रीजन है कि इसे आइसोटोनिक कंसीडर किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पे स्टडी करने वाले हैं इसी सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन के रिगार्डिंग। ये क्या है? मैंने कहा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब यहां पे समीपस्थ कुंडलित नलिका पीसीटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि ये जो पीसीटी है या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं आर लाइंड बाय द क्यूबोइडियल एपिथेलियम। ये किससे लाइंड होते हैं? मैंने कहा ये जो है क्यूब लाइक जो एपिथेलियम है, घनाकार उपकला जिसे कहते हैं, उससे क्या होते हैं? लाइंड होते हैं या फिर स्तरित होते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रोवाइडेड है कि एपिथेलियल सेल्स हैव द माइक्रोविलाई, दीज माइक्रोविलाई इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस अप टू द 20 टाइम्स। यहां पर गिवन है कि ये जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं या फिर जो उपकला से संबंधित कोशिका है उनके पास क्या है? मैंने कहा पीसीटी में क्या प्रेजेंट होता है? पीसीटी में यहाँ पे सूक्ष्मांकुर प्रेजेंट होते हैं या फिर इसे कहते हैं यहाँ पर क्या, इसे कहा जाएगा माइक्रोविलाई। तो पीसीटी में यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोविलाई क्या करते हैं? मैंने कहा ये इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्टिव सरफेस को, अवशोषण के लिए जो सतही क्षेत्रफल है उसको 20 गुना ज्यादा कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि 20 टाइम जो है एब्जॉर्प्टिव सरफेस को ये माइक्रोविलाई जो कि इसके इनर वॉल या फिर इनर एपिथेलियम पर प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो है एब्जॉर्प्टिव एरिया को 20 टाइम क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या होने वाला है। मैंने कहा यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में ये दिया हुआ है कि आखिर ये जो रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस का होता है नेफ्रॉन के डिफरेंट वेरियस पार्ट में, तो यहाँ पर ये इसको हम कितने प्रोसेसेस में, कितने मेथड में स्टडी करते हैं। यहां पर दिया हुआ है इन पीसीटी 2 टाइप्स ऑफ रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेसेस टेक प्लेस। आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में देखा था, बस जो चीजें मैंने आपको वहां बताया था उसको हमें, उस डायग्राम को, वहां दिए गए कंसेप्ट को आपको क्या करना है? मैच करना है। हो सकता है कि कुछ एक कंटेंट आपको यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा अवेलेबल हो तो उसे ही क्या करना है? वहां पे उसको मेंशन करना है। देखिए रीएब्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो 2 मेथड के माध्यम से देखने को मिलता है और फर्स्ट जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन या फिर सक्रिय प्रकार का पुनः अवशोषण कहते हैं। और इस एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में क्या होता है? मैंने कहा इस एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैंने कहा यहाँ पर एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। किस किस प्रकार के सब्सटेंस का यहाँ पर एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होने वाला है? मैंने कहा ग्लूकोज का होता है, एमाइनो एसिड का होता है, विटामिन का होता है, कैल्शियम आयन और उसके साथ साथ पोटेशियम आयन का होता है। इन सभी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो एक्टिवली रीएब्सॉर्ब होते हैं, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एटीपी की क्या होती है? आवश्यकता होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है इसे कह रहे हैं पैसिव रीएब्सॉर्प्शन। पैसिव रीएब्सॉर्प्शन किन किन प्रकार के पदार्थ या फिर जो ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होते हैं उसमें प्रेजेंट किस प्रकार के सब्सटेंस का पैसिवली यहाँ पर क्या देखा जाता है? निष्क्रिय रूप से यहाँ पे पुनः अवशोषण या रीएब्सॉर्प्शन देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है? H2O है, मतलब जल का क्या होने वाला है? यहाँ पे पैसिवली रीएब्सॉर्प्शन होता है क्लोराइड आयन का, सल्फेट आयन का और नाइट्रेट आयन का। ये सभी प्रकार के आयन्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन के माध्यम से होते हैं। क्या? मैंने कहा यहाँ पर
पैसिव में भी दो मेथड हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। एक क्या होता है, एक होता है डिफ्यूजन। क्या होता है, मैंने कहा एक होता है डिफ्यूजन, जिसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं इसे विसरण कहा जाता है। जबकि एक जो होता है उसे क्या कहते हैं, मैंने कहा एक H2O, जिसे हम क्या कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से, मतलब परासरण की क्रिया के माध्यम से ये क्या होते हैं, मैंने कहा रीएब्जॉर्ब होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि डिसेंडिंग हेनले लूप इज हाईली परमिएबल टू द वाटर। यहां पर दिया हुआ है कि डिसेंडिंग हेनले लूप मतलब LOH, जो LOH यू शेप स्ट्रक्चर होता है, उसका कौन सा लिम्ब, मैंने उसका कौन सी भुजा, उसकी जो अवरोही भुजा है, डिसेंडिंग लिम्ब है, इज हाईली परमिएबल टू द वाटर। इसके बारे में भी आपने स्टडी किया हुआ है कि इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जिसे अवरोही भुजा कहते हैं, वो जो है बहुत ज्यादा पारगम्य होती है। ठीक है, यहाँ पे परमिएबल को क्या कहते हैं, यहाँ पे परमिएबल को पारगम्य कहते हैं। तो परमिएबल टू द वाटर, ये केवल और केवल H2O के लिए ही क्या है, परमिएबल होते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस वाले भाग में केवल H2O का ही क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, बट स्लाइटली परमिएबल टू द यूरिया एंड द सोडियम आयन, ये जो है अत्यधिक पारगम्य है। किसके लिए, मैंने कहा यहाँ पर इसकी डिसेंडिंग लिम्ब जो है LOH की, वो H2O के लिए अत्यधिक पारगम्य है, लेकिन बहुत ही कम हल्के पारगम्य, स्लाइटली परमिएबल किसके लिए है, मैंने कहा ये यूरिया के लिए, और इसके साथ साथ सोडियम आयन के लिए क्या होते हैं, मैंने कहा ये जो सोडियम आयन होते हैं इसके लिए क्या होते हैं, ये स्लाइटली परमिएबल होते हैं, बहुत ही कम पारगम्य होते हैं। तो हमने यहाँ पर इतने सारे कंसेप्ट के बारे में स्टडी किया। वन मोर टाइम मैं इन सभी चीजों को रिवाइज करवा दूं कि हमने यहाँ पर क्या क्या देखा। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हैं, उसके आंतरिक स्तर इनर लाइन जो है वो किससे लाइंड होती है, मैंने कहा ये क्यूबोइडियल एपिथेलियम से जो है स्तरित है या फिर लाइंड है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द माइक्रोविलाई, एपिथेलियल सेल्स के पास पीसीटी जो होता है, इसमें क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, और ये जो है एब्सॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्प्टिव एरिया जो है माइक्रोविलाई क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं लगभग 20 टाइम्स ज्यादा, 20 गुना ज्यादा जो अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल होते हैं उसमें वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो रीएब्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो 2 बेसिक मेथड के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड है तो वो एक्टिव है, सक्रिय प्रकार का पुनः अवशोषण किस प्रकार के पदार्थ का होता है, ग्लूकोज का होता है, एमाइनो एसिड का होता है, विटामिन का होता है, अलग अलग प्रकार के आयंस का होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए मैंने कहा पैसिव मेथड से भी होता है, और पैसिव में ये कहते हैं कि यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर जो रीएब्सॉर्प्शन होता है ये ऑस्मोसिस के माध्यम से हो सकता है और डिफ्यूजन के माध्यम से हो सकता है, मतलब विसरण के द्वारा हो सकता है। यहाँ पे ऑस्मोसिस के माध्यम से होना है, जबकि क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और नाइट्रेट का किसके माध्यम से होना है, मैंने कहा इसका जो है यहाँ पर डिफ्यूजन के माध्यम से होना है। ऑस्मोसिस के द्वारा केवल जल का होता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑस्मोसिस में जो है सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं, विलायक के अणु क्या करते हैं, यहाँ पे गति दर्शाते हैं, और H2O क्या है, सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। इसमें बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में हेनले के लूप के बारे में बताया हुआ है कि उसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब है, वो जो अवरोही भुजा है वो हाईली परमिएबल होते हैं, अत्यधिक पारगम्य होते हैं वाटर के लिए, लेकिन स्लाइटली परमिएबल होते हैं किसके लिए, मैंने कहा यूरिया के लिए और सोडियम आयन के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन से संबंधित यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ये क्या है, मैंने कहा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइडेड है कि एज द फिल्ट्रेट गोज डाउन, ठीक है, मैंने कहा एज द फिल्ट्रेट गोज डाउन रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर अकर एंड द यूरिन बिकेम द कंसंट्रेट सक्सेसिवली। यहां पर क्या दिया हुआ है कि एज द फिल्ट्रेट गोज डाउन, जैसे ही फिल्ट्रेट जो है वो नीचे की तरफ आता है, मतलब नीचे की तरफ आने का मतलब ये है कि गोज डाउन मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, कहाँ से, मैंने कहा यहाँ पर पीसीटी से LOH में आ सकते हैं। तो क्या होगा, मैंने कहा रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर अकर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही ये नीचे की तरफ पीसीटी से, ठीक है, मैंने कहा ये पीसीटी से किधर आएंगे, मैंने कहा यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है, DL से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किसका, LOH का। LOH का डिसेंडिंग लिम्ब में जैसे ही कौन आया, मैंने कहा यहाँ पे वाटर आया, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। अगर एब्सॉर्प्शन होगा तो वाटर का कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा, और वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा, इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। और अगर सॉल्वेंट का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है तो अब जो है यूरिन जो है वो कैसे हो जाएंगे, मैंने कहा ये हाइपरटोनिक हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हाइपरटोनिक इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हाइपरटोनिक को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अति पराशरी प्रकार का विलयन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं अति पराशरी प्रकार का विलयन। तो जैसे ही फिल्ट्रेट नीचे आते हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले में आएंगे तो यहाँ पे H2O का क्या हो जाएगा, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि वो वाटर के लिए क्या होते हैं, अत्यधिक पारगम्य परमेबल होते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होने वाला है कि यूरिन इससे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, उसकी सांद्रता जो है हमें देखने को मिलेगी और ये हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन आप जानते हैं सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं, मैंने कहा सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट होते हैं, या तो होता है सॉल्यूट या फिर क्या होता है सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने कहा या तो इसमें होता है सॉल्वेंट या फिर क्या होता है सॉल्यूट होता है। और देखिए यहाँ पर हाइपरटोनिक जो है उसमें क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक में कहते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, ज्यादा होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, कम होता है। देखिए अब जैसे ही यहाँ पे सॉल्वेंट कम हो गया तो पहले ये हाइपरटोनिक ना होकर के पीसीटी में जो भी यूरिन है वो कैसे थे, हाइपोटोनिक थे। ठीक है, और वो जो हाइपोटोनिक टाइप का जो वहां पे देखा जा रहा था कंटेंट, वो सीधे अब जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH में आ गया तो लूप ऑफ हेनले में आने के बाद ये कैसे हो जाते हैं, हाइपरटोनिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, वाटर का कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए ये अति पराशरी प्रकार के विलयन में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है असेंडिंग लिम्ब के बारे में। डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में स्टडी किया। असेंडिंग लिम्ब जो होता है आर द रिलेटिवली इम्परमेबल टू द वाटर व्हाइल द परमेबल टू द यूरिया एंड द सोडियम आयन। इसके बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे जो LOH है, लूप ऑफ हेनले की कौन सी लिम्ब, मैंने कहा ये जो असेंडिंग है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है आरोही भुजा। क्या कहते हैं इसे कहते हैं आरोही भुजा। तो इसकी लूप ऑफ हेनले की जो आरोही भुजा है, असेंडिंग लिम्ब है, वो क्या कहते हैं कि इट इज रिलेटिवली, ये क्या होते हैं, कंपेयरली यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये कम पारगम्य होते हैं या फिर इम्परमेबल होते हैं। मैंने कहा या तो कम पारगम्य, लेस परमेबल होंगे, या फिर ये टोटली इम्परमेबल भी हो सकते हैं। तो किसके लिए, मैंने कहा ये वाटर के लिए। अगर ये वाटर के लिए इम्परमेबल है तो क्या कहा जाएगा, मैंने कहा यहाँ पर ये कहेंगे कि वाटर का तो रीएब्सॉर्प्शन यहाँ पे इसके असेंडिंग लिम्ब आरोही भुजा में नहीं होने वाला, तो किसका होता है, मैंने कहा ये वाटर के लिए तो इम्परमेबल है, बट ये किसके लिए परमेबल है, मैंने कहा यूरिया, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन जो है, बाइकार्बोनेट आयन और भी क्लोराइड आयन, इन सभी प्रकार के आयन के लिए क्या होते हैं, परमेबल होते हैं। यहाँ पे इनका क्या होता है, पुनः अवशोषण, रीएब्सॉर्प्शन देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट गिवन है कि एज द फिल्ट्रेट प्रोसीड फॉरवर्ड, अब जैसे ही फिल्ट्रेट क्या होता है, प्रोसीड करता है फॉरवर्ड, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ए कंटिन्यूअस फॉल इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन। अब सोडियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, निरंतर रूप से रेगुलर बेसिस पे नीचे गिरता रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर ये हाइपरटोनिक है तो ये असेंडिंग लिम्ब से जैसे ही डीसीटी में पहुंच जाएंगे तो वहां पर ये हाइपरटोनिक जो आपको दिख रहा है, ये हाइपरटोनिक अब चेंज हो जाएगा अगेन आइसोटोनिक में। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि पीसीटी और डीसीटी में आइसोटोनिक कंडीशन है, समपराशरी प्रकार के जो है कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे LOH की बात करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि हाइपरटोनिक प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है ये क्या है, इट इज अबाउट द सोडियम आयन एंड द क्लोराइड आयन। सोडियम और क्लोराइड आयन जो एब्सॉर्प्शन है इज कंटिन्यू अप टू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हमने कह दिया यहाँ पे DCT। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सोडियम और क्लोराइड आयन का जो एब्सॉर्प्शन है अब जो है रेगुलर बेसिस पे क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। किसमें, मैंने कहा यहाँ पर DCT या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वाटर एब्सॉर्प्शन आल्सो अकर्स एंड टेक्स प्लेस एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर दिया हुआ है कि वाटर एब्सॉर्प्शन, जल का जो अवशोषण होता है, आल्सो अकर्स कहाँ पे होता है, मैंने कहा एंटीरियर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है
कि यहाँ पे जो है 95% H2O का क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो इनर वॉल होती है, कलेक्टिंग डक्ट की जो इनर वॉल है वो क्या है, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इसीलिए ये क्या होती है, इसकी जो परमिबिलिटी है वो एक प्रकार के हार्मोन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और इस हार्मोन को क्या कहा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको कहा था कि इस हार्मोन को ही एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो रीएब्सॉर्प्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पे। तो द रिजल्टिंग फिल्ट्रेट बिकम द हाइपरटोनिक, मैंने कहा यहाँ पर अगेन जो है हाइपरटोनिक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये पीसीटी वाले के एंटीरियर वाले पार्ट पे थे तो वहाँ पे क्या थे, मैंने कहा ये आइसोटोनिक थे। देखिए मैंने कहा पीसीटी पे कौन सा किस प्रकार का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, मैंने कहा पीसीटी पे जो होता है ये क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। साथ साथ यहाँ पे पीसीटी पे यहाँ पे आइसोटोनिक होता है। एलओएच में क्या होता है, मैंने कहा पीसीटी पे यहाँ पे क्या है, आइसोटोनिक है। लेकिन एलओएच में क्या हो गया, मैंने कहा जैसे ही यहाँ पे H2O का रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है तो H2O का कंटेंट क्या हो जाएगा, कम, सॉल्वेंट कम हो जाएगा। तो इस नेचर को क्या कहेंगे, इस तरह के सॉल्यूशन के नेचर को हम कहेंगे हाइपरटोनिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइपरटोनिक में चेंज हो गया। और यहाँ पे जैसे ही ये हाइपरटोनिक कहाँ जाएगा, डीसीटी में, तो यहाँ पर ये वापस से क्या हो जाएंगे, इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और ये आइसोटोनिक में चेंज हो जाएंगे। लेकिन अब ये आइसोटोनिक तो डीसीटी में था, लेकिन जैसे ही ये कहाँ पे आ जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में, ये अगेन क्या हो जाएंगे, हाइपरटोनिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर भी किसका एब्सॉर्प्शन, रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, H2O का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है। मतलब H2O रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं, पुनः अवशोषित हो रहे हैं, तो उसका कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब सॉल्वेंट का कंटेंट कम हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये अति पराशरीय प्रकार के हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिया हुआ है कि द रिजल्टिंग फिल्ट्रेट बिकम द हाइपरटोनिक एंड द यूरिया इज ऑल्सो रीएब्सॉर्ब्ड एन एक्सेंट। ठीक है, तो यूरिया जो है उसका भी सम अमाउंट में रीएब्सॉर्प्शन देखा जाता है। हम सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। देखिए क्या दिया हुआ है, अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं थर्ड प्रोसेस जो होता है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, मैंने कहा इट इज अबाउट द ट्यूबुलर सिक्रेशन। यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे नलिकीय स्त्रावन। क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा नलिकीय स्त्रावन कहेंगे। अब ये जो नलिकीय स्त्रावन है, ट्यूबुलर सिक्रेशन है, उसमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर सम टाइप ऑफ सेल्स ऑफ द डिस्टल एंड द प्रोक्सिमल convoluted tubule show the secretory nature। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम कुछ प्रकार के सेल्स की बात करें और ये सेल्स जो हैं वो किस लेयर से बिलोंग कर रहा है, किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से संबंधित है, मैंने कहा ये पीसीटी से, और साथ साथ ये जो है पीसीटी एंड डीसीटी के कुछ सेल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सम सेल्स की बात कर रहे हैं। किसकी, मैंने कहा यहाँ पे पीसीटी और डीसीटी के कुछ सेल्स की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होती है, वो दर्शाती हैं अस्त्रावी प्रकार के जो प्रकृति हैं, सिक्रेटरी नेचर को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि सिक्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस टू द ब्लड इज एन एक्टिव प्रोसेस। अब ये ट्यूबुलर सिक्रेशन जो कि पीसीटी और डीसीटी जैसे ट्यूब के माध्यम से हो रहे हैं, नलिकीय स्त्रावन जिसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लड का क्या हो जाना, यहाँ पे सिक्रेट होना, जो भी हायर मॉलिक्यूलर वेट के जो कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से छनते नहीं हैं, उसको इफेरेंट आर्टियोल के माध्यम से बाहर जो है एलिमिनेट किया जाएगा और वही सिक्रेशन का प्रोसेस शो करते हैं। तो ब्लड इज एन एक्टिव प्रोसेस, और इसका जो सिक्रेशन होता है वो क्या होता है, मैंने कहा ये भी एक्टिव प्रोसेस है, एक सक्रिय प्रकार की प्रक्रिया है। इसके लिए भी किसकी आवश्यकता है, मैंने कहा यहाँ पर भी एटीपी की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यूरिक एसिड एंड मेडिसिन, पिगमेंटेड सब्सटेंसेस, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन एंड द हिप्यूरिक एसिड आर सिक्रेटेड इन द यूरिन। क्या दिया हुआ है कि यूरिक एसिड, मेडिसिन और डिफरेंट टाइप के मेडिसिन की बात करते हैं, या फिर यूरिक एसिड की बात करते हैं, पिगमेंटेड सब्सटेंस मतलब पिगमेंट जिसमें ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या हो, जिसमें कोई ना कोई पिगमेंट प्रेजेंट हो, या फिर हम अगर सोडियम आयन की बात करते हैं, हाइड्रोजन आयन, और साथ साथ हिप्यूरिक एसिड को कंटेन करने वाले ग्वानिन जैसे जो सब्सटेंसेस होते हैं, उसको क्या किया जाता है, सिक्रेटेड इन द यूरिन। वो जो है यूरिन में क्या होते हैं, सिक्रेटेड होते हैं, मतलब स्त्रावित होते हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं,
नलिकीय स्रावन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने थर्ड स्टेप के बारे में स्टडी किया जो कि यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म से संबंधित थे, जहां पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में और इसके प्रोसेस को समझ सकते हैं। मैंने आपको ये बोला कि सम सेल्स ऑफ द पीसीटी एंड डीसीटी उनका क्या होता है, उनके पास सिक्रेटरी नेचर है, मतलब ये स्रावी प्रकार की प्रकृति को दर्शाते हैं। और सिक्रेशंस ऑफ द सब्सटेंसेस टू द ब्लड इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये क्या है कि अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंसेस का सिक्रेशन है ब्लड में, ये क्या है, ये एक सक्रिय प्रकार की जो है क्रिया है या फिर एक्टिव प्रोसेस है जिसके लिए एटीपी रिक्वायर्ड है। उसके बाद दिया हुआ है कि यूरिक एसिड द मेडिसिन, यूरिक एसिड है मेडिसिन है, मतलब किन किन पदार्थ का यहाँ पर क्या होता है सिक्रेशन देखने को मिलता है यूरिन में। तो ये होता है यहाँ पे यूरिक एसिड, मेडिसिन, पिगमेंटेड सब्सटेंस की बात करते हैं, पोटेशियम या फिर हाइड्रोजन आयन की बात करें, या फिर लास्ट में हमने कहा यहाँ पर हिप्यूरिक एसिड क्या होते हैं यहाँ पे सिक्रेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और पॉइंट जो कि इस चैप्टर में ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हो गए, बच गए हैं, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। राइट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली यूरिन के बारे में। देखिए यहाँ पर जो है यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि यूरिन का केमिकल कंपोजिशन या उसका रासायनिक संगठन क्या होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे यूरिन के कंपोजिशन की बात करें कि विच स्पेशल टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस, किन विशेष प्रकार के जो पदार्थ होते हैं यहाँ पर यूरिन में प्रेजेंट होते हैं या फिर हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया गया, ये सारा जो डाटा आपको दिया गया है, जो भी सब्सटेंसेस का आपको ये चार्ट प्रोवाइड किया गया है, ये क्या है, ये बताता है एवरेज कंपोजिशन ऑफ द यूरिन। क्या बता रहा है, मैंने कहा ये एवरेज कंपोजिशन ऑफ द यूरिन बता रहा है। और यहाँ पर ये जो इसका अमाउंट होता है स्टूडेंट, इसका अमाउंट यहाँ पर ग्राम पर 24 आवर्स, ग्राम पर डे बोल दें या फिर ग्राम पर 24 आवर्स बोल दें, इसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है सारे डाटा, यहाँ जो कंपोजिशन है। अब यहाँ पे अगर हम यूरिन के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, मूत्र के रासायनिक संगठन की बात करें, तो देखिए यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, और वाटर जो है कितना प्रेजेंट है, मैंने कहा यहाँ पे पर डे के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है, क्या यहाँ पर दिया हुआ है 1500, इट मीन्स 1500 या 1500 ml जो है यहाँ पे पर डे के अकॉर्डिंग वाटर का कंटेंट होता है यूरिन में। और यहाँ पे 95% जो पार्ट होता है यूरिन का वो क्या होता है, वाटर ही होता है, मतलब H2O होता है। बाकी जो 5% है, 5% में क्या क्या हो सकते हैं, मैंने कहा ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, मतलब अकार्बनिक प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, और जो है कुछ एक पार्ट में मैंने कहा उसी 5% में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अकार्बनिक प्रकार के पदार्थ जो कि यूरिन में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम पॉसिबल है, इसके साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम क्या है, पॉसिबल है, कैल्शियम के साथ साथ यहाँ पे आयरन है, आयरन के साथ साथ सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट और अमोनिया, ये सभी प्रकार के जो पदार्थ है यहाँ पर इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बिलोंग करते हैं। और इसी के कंपोजिशन में हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है यूरिन में, अगर हम कार्बनिक पार्ट की बात करते हैं, कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पे यूरिया है, यूरिक एसिड है और यहाँ पे क्रिएटिनिन है। मैं आपको बता दूं कि यूरिया जो है यहाँ पे 2.5% है और क्रिएटिनिन जो होता है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के इक्वल होता है। तो मैंने कहा 5% जो होता है इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और 95% वाटर होता है। पर डे के अकॉर्डिंग अगर वाटर का अमाउंट देखें यूरिन में पर 20 आवर या पर डे हम ये कहें तो ये कितना है 1500 ml है। और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, इसमें सोडियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट और अमोनिया क्या है, पॉसिबल है। अब यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो यहाँ पे यूरिया 2.5% अमाउंट में, रेस्ट पार्ट जो 5% है उसमें भी 2.5% यूरिया है। यूरिक एसिड भी पॉसिबल है और 1% के नियर अबाउट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 1% यहाँ पर क्या है,
क्रिएटिनिन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए हमने इसके यूरिन के कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया। अब स्पेशली जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम यूरिन के बारे में देखते हैं। यूरिन के बारे में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि यूरिन है क्या। यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट गिवन है। यहाँ पे यूरिन क्या है, मैंने कहा ये ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब ये है कि ये पारदर्शी है। क्या है ये, मैंने कहा ये पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट प्रकार का फ्लूइड आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन यहां पर प्रोवाइडेड किया है कि इट इज स्लाइटली येलो। क्या है, ये जो है हल्के पीले रंग के होते हैं। और अगर इसका जो है येलो कलर की बात करें तो मतलब ये कोई ना कोई पिगमेंट यहाँ पे यूरिन में प्रेजेंट है जो कि इसको येलो कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा यहाँ पे स्लाइटली येलो कलर के होते हैं, लेकिन इनका जो हल्का पीलापन जो होता है वो किस प्रकार के पिगमेंट या फिर वर्णक के उपस्थिति की वजह से होता है। तो यहाँ पे एक पिगमेंट के बारे में मेंशन किया हुआ है और ये पिगमेंट क्या है स्टूडेंट, मैंने कहा ये है यहाँ पे यूरोक्रोम। क्या होता है, यूरोक्रोम प्रकार का जो पिगमेंट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मैंने कहा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर, स्लाइटली येलो कलर ऑफ द यूरिन। तो मैंने कहा यहाँ पे ये कैसे हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, साथ साथ ये स्लाइटली येलो कलर के होते हैं। इसका येलो कलर किस प्रकार के पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से पॉसिबल हो पाता है, मैंने कहा यूरोक्रोम की वजह से हो पाता है। अगर यहाँ पे इसका पर डे अमाउंट देखें कि यूरिन जो है पर डे अमाउंट के अकॉर्डिंग कितने अमाउंट में सिक्रेशन इसका देखा जाता है, तो यहाँ पर होता है 1 to 1.8, 1 से 1.8 लीटर पर डे यहाँ पे सिक्रेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे यूरिन वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द इनटेक ऑफ द लिक्विड, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, बॉडी फिजियोलॉजी। यहाँ पे दिया हुआ है कि यूरिन वॉल्यूम जो है ये वेरी भी कर सकता है और ये 1 to 1.8 लीटर पर डे वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल के कौन कौन से पॉइंट है, मैंने कहा इसका जो ये वेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये डिपेंड करता है, यूरिन का जो वॉल्यूम है, मूत्र का जो आयतन है वो डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट में लिक्विड को इनटेक करते हैं, मतलब कितने अमाउंट में लिक्विड को लिया। और इसके साथ साथ कुछ प्रकार के वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी पॉसिबल हो सकता है, बॉडी फिजियोलॉजी जो दैहिक कारकी है वो भी पॉसिबल है। और लास्ट पॉइंट गिवन है एसिडिक नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। और इसके लिए पीएच की वैल्यू क्या प्रोवाइडेड है, मैंने कहा पीएच की वैल्यू है 6। क्या है, मैंने कहा पीएच की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो अपने जो है हमने इतने सारे पॉइंट को यहाँ पे यूरिन के रिगार्डिंग स्टडी किया। आपको ये यूरोक्रोम के बारे में स्पेशली पता होना चाहिए। और ये स्लाइटली येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, एसिडिक नेचर, पीएच इसका 6 होता है और अमाउंट कितना होता है 1 to 1.8 लीटर पर डे होता है। और इसका जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में हम लिक्विड को क्या करते हैं पर डे लेते हैं, इनटेक करते हैं। एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ साथ बॉडी फिजियोलॉजी, दैहिक कार्यकी पर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि रेगुलेशन की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो ये यूरिन फॉर्मेशन का जो रेगुलेशन होता है कि किस प्रकार से नियमन होता है इसका, कि मूत्र के निर्माण को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से नर्वस सिस्टम या फिर कौन कौन सा जो हार्मोनल कंट्रोल और एंडोक्राइनल कंट्रोल यहाँ पर देखा जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो यूरिन फॉर्मेशन के रेगुलेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट प्रोवाइडेड है, ये क्या है, अब इसको हम स्टडी कर सकते हैं नर्वस रेगुलेशन के माध्यम से। और एक और मेथड है, ये क्या है, एंडोक्राइन कंट्रोल। तो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए हम इसको 2 पॉइंट्स में इंडिविजुअली सेपरेटली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है यहाँ पे नर्वस रेगुलेशन, कि किस प्रकार से जो है तंत्रिकीय नियंत्रण देखा जाता है यूरिन फॉर्मेशन पे। मैंने कहा इसमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है कि नर्व्स रेगुलेट द ग्लोमेरुलर प्रेशर एंड अल्टर द यूरिन फॉर्मेशन। यहाँ पे दिया हुआ है कि अलग अलग प्रकार के जो नर्व्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं किस प्रकार के प्रेशर को, ये जो है ग्लोमेरुलर प्रेशर को क्या करते हैं, यहाँ पे जो है रेगुलेट करते हैं, इसको नियमित करते हैं। और यही क्या करते हैं, यही वेरिएशन करते हैं
किसको, मैंने कहा ये कंट्रोल करते हैं यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइडेड है कि मोस्ट प्रोबेबली ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, कौन सा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एएनएस कहते हैं। तो अगर हम इस एएनएस की बात करें, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, मैंने कहा इंपॉर्टेंट रोल इन द यूरिन स्टोरेज और द मिक्ट्यूरेशन। किसमें, मैंने कहा कि ये यूरिन जो है फॉर्मेशन में, या फिर ये जो यूरिन के स्टोरेज होता है इसका फॉर्मेशन, जिसे क्या कहते हैं, मिक्ट्यूरेशन कहते हैं, जिसे मूत्रण की क्रियाविधि कहते हैं, उस पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। किस प्रकार का नर्वस सिस्टम, मैंने कहा यहाँ पे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज अबाउट एंडोक्राइनल कंट्रोल। यहाँ पे जो है अंतःस्रावीय नियंत्रण किस प्रकार का होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है अंतःस्रावीय नियंत्रण। अब ये एंडोक्राइनल कंट्रोल में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन रेगुलेट होता है किसके माध्यम से, यहाँ पर सम टाइप ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में बताया गया है जिसके माध्यम से यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो रेगुलेट होता है। ये कौन कौन से हैं, मैंने कहा यूरिन फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड बाय द फॉलोइंग हार्मोन, ठीक है। और ये कौन कौन से हार्मोन है, मैंने कहा ये एल्डोस्टेरॉन है, मिनरल्स एंड द मिनरल कॉर्टिकॉइड है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हार्मोन के बारे में दिया हुआ है, ये क्या है, एल्डोस्टेरॉन। मतलब एल्डोस्टेरॉन या फिर ये जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये वो प्रकार के हार्मोन हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में मैंने जब आपको बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट का जो पार्ट होता है वहां पे वाटर का रीएब्सॉर्प्शन में भी यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है या फिर इसे ही क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन कहते हैं, तो ये वो हार्मोन है जो कि एंडोक्राइनल कंट्रोल से संबंधित है, जो कि यूरिन फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। थर्ड हार्मोन दिया हुआ यहाँ पे कौन सा, मैंने कहा पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन हार्मोन जो होता है वो भी क्या करता है, मैंने कहा कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन के बारे में बताया गया है जो कि यूरिन फॉर्मेशन को एंडो कंट्रोल के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, हमने ये पूरा जो भी हमने कंटेंट पढ़ा है वो किसके बारे में था, उसको हम वन मोर टाइम क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको यूरिन फॉर्मेशन के लिए ये बताया कि कैसे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि जो है ये एंडोक्राइन अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स के साथ साथ यहाँ पर तंत्रिकीय नियंत्रण किस प्रकार से देखा जाता है यूरिन फॉर्मेशन पर, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जब आपको तंत्रिकीय रेगुलेशन के बारे में बताया, नर्वस कंट्रोल के बारे में बताया, तो वहां हमने क्या देखा कि यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मैंने कहा यहाँ पर एक टाइप के हमने नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, उसे क्या कहते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, मतलब स्वायत्त प्रकार का तंत्रिका तंत्र कहते हैं। वो कंट्रोल करता है किस प्रोसेस पर, मैंने कहा यहाँ पे यूरिन का जो स्टोरेज होता है या फिर इसका फॉर्मेशन है, या फिर ये कहें कि मिक्ट्यूरेशन या मूत्रण की जो क्रियाविधि है उस पे कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एंडोक्राइन कंट्रोल। क्या है, एंडोक्राइन कंट्रोल है, और इसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एल्डोस्टेरॉन के बारे में। मतलब यहाँ पे ये जो है बेसिकली अगर ये देखें कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जिसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं, इसके बारे में, इन सभी प्रकार के हार्मोन के बारे में आप कब पढ़ते हैं, इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इन सभी हार्मोन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जिनका क्या है, मैंने कहा वो जो है यूरिन फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट हार्मोन एल्डोस्टेरॉन, सेकंड हार्मोन था एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे ही वेसोप्रेसिन कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे पैराथॉर्मोन के बारे में। अब सीधे यहाँ पे जो है हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टडी करने वाले हैं, और ये क्या है, देखिए हम लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, इट इज अबाउट द फंक्शन ऑफ द किडनी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फंक्शन ऑफ द किडनी के बारे में स्टडी करें तो देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या ऐसे फंक्शन हैं जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं वृक्क या फिर किडनी के द्वारा दर्शाया जाता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के बाद। और डिजीज के बारे में हमने डिसऑर्डर के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है कि किडनी से संबंधित कौन कौन से डिजीज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है, मैंने कहा होम्योस्टेसिस दिया हुआ है। इसी चैप्टर में मैंने आपको होम्योस्टेसिस के बारे में भी समझाया हुआ है।
होम्योस्टेसिस को पहले हम समझ लेते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं समस्थापना। क्या कहते हैं इसे? समस्थापना का प्रोसेस होता है। और ये क्या होता है, मैंने कहा कि ये जो स्टडी स्टेट होता है, ठीक है, कौन सा स्टेट, मैंने कहा यहाँ पे अगर हम कौन से स्टेट की बात करते हैं, स्टडी स्टेट की बात करते हैं, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा स्थिर अवस्था। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है स्थिर अवस्था। तो ये जो स्टडी स्टेट है या फिर ये जो स्थिर अवस्था है उसको क्या करना, मैंने कहा इसी स्टडी स्टेट को स्टूडेंट यहाँ पर मेंटेन करना। क्या करना? मेंटेन करना कि जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर हो, चाहे वो थर्मो रेगुलेशन हो या फिर ये जो है ऑस्मो रेगुलेशन हो, इन सभी एनवायरमेंटल फैक्टर बाह्य कारक के प्रभाव में हम जो है इंटरनल सिचुएशन या फिर स्टडी स्टेट स्थिर अवस्था को मेंटेन करते हैं या फिर उस पर हम नियंत्रण रखते हैं। यही प्रोसेस होम्योस्टेसिस होता है। और होम्योस्टेसिस में कौन हेल्प करेगा? किडनी हेल्प करेगा। किस प्रकार से? तो ये दिया हुआ है, देखिए क्या है, मैंने कहा यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस से संबंधित होम्योस्टेसिस करते हैं। मैंने कहा एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस आर द प्रेजेंट इन द ब्लड। ये कहाँ होते हैं? उत्सर्जी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, विच एक्सक्रीट बाय द किडनी। और ये किसके द्वारा होता है? बाहर किसके द्वारा निकलते हैं? आप जानते हैं किडनी क्या होता है? प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, प्राथमिक प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी। और इसीलिए ये चूंकि क्या कर रहा है, जो भी अननेसेसरी अमाउंट में जो सब्सटेंस है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, उसको बॉडी से एलिमिनेट कर रहा है, उसको बाहर कर रहा है, ब्लड से क्या निकाल रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है। और इस प्रकार से ये बॉडी में जो रासायनिक संगठन होता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का जो कंपोजिशन होता है, उसको क्या करता है, मैंने कहा मेंटेन करेगा, उसको नियंत्रित करेगा। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं यहाँ पे, इट इज ऑल्सो सीक्रेट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द वाटर फॉर मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। अब देखिए, मैंने कहा ऑस्मो रेगुलेशन को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है परासरण नियंत्रण। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है परासरण नियंत्रण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑस्मो रेगुलेशन, और इसमें पॉइंट क्या गिवन है? इसमें पॉइंट ये गिवन है कि इट इज ऑल्सो एक्सक्रीट अननेसेसरी सॉल्ट। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये जो है एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, किसको? जो भी अनावश्यक लवण है, जो भी अननेसेसरी सॉल्ट होते हैं, उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द वाटर जो होता है, मैंने कहा वाटर की बात करें या फिर हम यहाँ पे H2O की बात करते हैं, तो H2O के जो अननेसेसरी अमाउंट होता है उसको भी यहाँ पे क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। और ऐसा करके वो बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है, मतलब परासरण नियंत्रण को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लास्ट फंक्शन क्या है किडनी का? ये है कि लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, kidney secrete the enzyme which releases in the blood for the globin protein convert into the erythropoietin। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि लेक ऑफ द ऑक्सीजन इन द बॉडी, जब बॉडी में किसकी कमी हो जाए, यहाँ पे लेक का मतलब है कमी होना, तो जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो किडनी सिक्रेट द एंजाइम। तो किडनी क्या करते हैं, मैंने कहा किडनी जो है एंजाइम को भी सिक्रेट करते हैं। और वो एंजाइम क्या करने वाला है, विच रिलीजेज इन द ब्लड, और वो एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाता है किसमें, ब्लड में। और ब्लड में पाया जाने वाला जो ये ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसको वो एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है, मैंने कहा ये इरिथ्रोपोइटिन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए एक और बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया। मैंने कहा जब बॉडी में ये जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो जाए, जब बॉडी में ऑक्सीजन लेक अमाउंट में हो या फिर बहुत कम मात्रा में होता है, तो किडनी जो है क्या करता है, एक एंजाइम को सिक्रेट करता है ब्लड में, जिससे ब्लड में पाया जाने वाला जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इरिथ्रोपोइटिन में। और दिस सब्सटेंस रीच्ड इनटू द बोन मैरो फ्रॉम द आरबीसी। और ये जो सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, ये जो है बोन मेरो में अस्थि मज्जा में पहुंच जाते हैं। कहाँ पे, मैंने कहा ये बोन मेरो या फिर अस्थि मज्जा में पहुंच जाते हैं। और क्या बनाते हैं, मैंने कहा ये आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। तो आरबीसी के फॉर्मेशन में भी यहाँ पे किडनी का इनडायरेक्टली क्या होता है, रोल होता है। तो हमने यहाँ पे जो जो फंक्शन पढ़े हैं किडनी का, इसके बारे में हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने कहा होम्योस्टेसिस, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि शरीर के जो रासायनिक संगठन है,
केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी होता है उसको मेंटेन करता है। किस प्रकार से कि ये जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यहाँ पे ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको किडनी जो है ब्लड से बाहर एक्सक्रीट करेगा और ऐसा करके वो बॉडी के केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन करेगा। इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं कि स्टडी स्टेट को मेंटेन करना, ठीक है, इंटरनल स्टेट को विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल स्टेट उसको क्या करना, मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इट ऑल्सो एक्सक्रीट अननेसेसरी सॉल्ट एंड द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द वाटर। ये क्या करेगा, ये जो है अनावश्यक मात्रा में जो लवण है या फिर अत्यधिक मात्रा में जो जल है उसको भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा और ये जो है इस पर ऐसा करके परासरण नियंत्रण जो होता है शरीर का, मतलब बॉडी का जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है उसको भी मेंटेन करता है। लास्ट प्रोसेस हमें देखा कि जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो किडनी कुछ प्रकार के एंजाइम ब्लड में सीक्रेट करते हैं और वो एंजाइम क्या करता है कि ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होते हैं उसको कन्वर्ट करता है इरिथ्रोपोइटिन में और ये जो सब्सटेंस होते हैं वो बोन मैरो में पहुंच करके आरबीसी का क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। इसी टॉपिक के साथ हमने इस ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक्स को जो है कवर किए, किन किन टॉपिक्स के बारे में हमने स्टडी किया, उसको हम एक सीक्वेंस में क्विक रिवाइज कर लेते हैं। और क्विकली रिवाइज करने का मतलब ये है कि हम इस सीक्वेंस को समझते हैं कि मैंने आपको इस टॉपिक में क्या क्या बताया। देखिए इस टॉपिक में हमने स्टडी क्या क्या किया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सक्रीशन को डिफाइन किया, फिर मैंने कहा एक्सक्रीशन क्या होता है, कौन कौन से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं जो विद द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी से। मैंने कहा ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में हमने स्टडी किया था। लेकिन इस 3 प्रकार के मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ पे क्रिएटिनिन भी होते हैं जो कि मांसपेशियों में उपापचय के दौरान बनते हैं, या फिर ग्वानिन होता है, या फिर हमने ज़ैंथीन प्रकार के सब्सटेंस के बारे में स्टडी किया था जो कि मकड़ी उत्सर्जित करते हैं, स्पाइडर के थ्रू जो है वो रिलीज किया जाता है और उसका भी फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लिक एसिड के उपापचय के बाद होता है। अब देखिए इन सभी प्रकार के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रिलीज होने के साथ साथ मैंने आपको कहा कि जो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसे हमने स्टडी किया, उसके अलग अलग वेरियस पार्ट के बारे में हमने स्टडी किया। एक टिपिकल डायग्राम मैंने आपको बताया ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का। उसके बाद मैंने जो है लेफ्ट या राइट किडनी में से कोई भी एक किडनी लेकर के उसका कवरिंग, उसके बाहर कौन कौन से लेयर प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में बताया। और कवरिंग के बारे में जब हमने स्टडी कर लिया तब मैंने किसी भी एक किडनी का क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया। उस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में मैंने कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पिरामिड, रिनल कैप्सूल, ये सभी जो भी स्ट्रक्चर थे, जो माइनर कैलिक्स होता है, मेजर कैलिक्स होता है, इनल पेल्विस होता है और इनल पेल्विस से ही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो राइज होती है, मूत्रवाहिनी, उसके बारे में स्टडी किया। उसके बाद हमने ये जो है ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को एंड करने से पहले हमने अलग अलग एनिमल ग्रुप में पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और ऑर्गन के बारे में भी डिस्कस किया था, मतलब उत्सर्जी जो अंग होते हैं उसके बारे में भी हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने इसी टॉपिक को कंटिन्यू किया। हमने इसी में यूरिन फॉर्मेशन के जो स्टेप होते हैं, 3 वेरियस स्टेप जो होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो प्रेशर्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं, इसके बारे में स्टडी किया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को स्टडी करने के बाद मैंने आपको बताया सेकेंड स्टेप के बारे में। सेकेंड स्टेप जो होता है स्टूडेंट वो क्या था, मैंने कहा वो था सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। एक बड़ा और अच्छा इंपॉर्टेंट जो है पार्ट होता है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ हमने थर्ड प्रोसेस को आज के लेक्चर में क्या कर लिया है, क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है, कवर कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको किडनी के फंक्शंस के बारे में बताया, यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म पर कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, इन सभी पॉइंट को हमने डिस्कस किया। और इसी के साथ जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टडी करेंगे दैट विल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। अब तक हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर्स को क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड इन द नेक्स्ट lecture we will start with the fresh topic. We will start with the new chapter and that will be about the human respiratory system. So तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।